हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यानी कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, या फिर प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट, यानी कि जो एनुअल बजट है उसको तैयार करना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो वित्तीय मामले हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना। या फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्टेट्स, यानी कि जो संघ और के मंत्रालय जो भी राज्य की निधि है उनका विनिधान करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वित्त आयोग का क्या काम है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस का क्या काम होता है, फंड प्रोवाइड करना, फंड का अच्छे से एलोकेशन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। सेंटर और स्टेट दोनों में हमारे जो भी हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसका मेन काम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एगमार्क इज, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाते हो तो आप सबसे पहले उस पे एक निशान देखते हो जिसको आप एगमार्क बोलते हो। तो एगमार्क क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑफ एग प्रोडक्शन, यानी कि अंडों को पैदावार की एक कोऑपरेटिव, या फिर सिस्टमैटिक मार्केट, यानी कि एक व्यवस्थित मार्केट। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव, किसानों की कोऑपरेटिव, या फिर क्वालिटी गारंटी पीस फॉर थिंग्स लाइक एग, मिल्क एक्सेट्रा, यानी कि जो प्रयोग करने वाली जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी की गारंटी देना, जो कि आप एग में, मिल्क में देखते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। एग मार्क हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वालिटी का है, ये सही क्वालिटी का है या नहीं। तो ये क्या बताएगा हमें? ये एग मार्क बताता है। हम कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो सबसे पहले हम एग मार्क चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमी इन इंडिया, यानी कि इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, सिंगल इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ना ही प्रॉपर सोशलिस्ट है, ना ही प्रॉपर कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स्ड है हमारी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1995 दे वर नेशनलाइज्ड बाय ज्वाइनिंग द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वन बैंक वर आल्सो रीनेम्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक, यानी कि फ्रेंड्स 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई बैंक को मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये एक बैंक बनी थी, इसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी हमारी, और इन प्रेसिडेंसी बैंक के को नेशनलाइज करने के बाद एक बैंक स्टैब्लिश की गई थी जिसको नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते भी हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्यूपेशनल, सेल्स टैक्स, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो फ्रेंड्स सेल टैक्स जो है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, ये हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द 10th 5-year प्लान एम्स टू, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका क्या उद्देश्य था। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार। या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलेंगे आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स, अगर 10वीं योजना की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना, उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके लिए देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच स्कीम पंचायती राज वर प्रपोज्ड, यानी कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फोर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर हम पंचायती योजना की बात करें, इनको प्रस्तावित किया गया था तो वो थी सेकेंड पीरियड में पंचायती राज प्रपोज्ड हुआ था हमारा सेकेंड स्कीम के अंदर, जो कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंचायती राज कहाँ आया था तो सबसे पहले आया था ये राजस्थान में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स अगर हम योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने फ्रेंड्स ये भी पूछा था कि फर्स्ट इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका अध्यक्ष बनता है। क्वेश्चन है अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है, जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, बाय कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो, तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का शोधन होता है, यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा। First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। टैक्स अथॉरिटीज आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन विंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड। तो आपको बतानी है टू मेन विंग्स हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी कौन सी है, जुडिशियल है, मैनेजरियल है, एग्जीक्यूटिव या क्लैरिकल है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, जो कि है जुडिशियल। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जेम्पशन लिमिट इन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यानी हॉस्टल एग्जेम्पशन एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जेम्पशन है। 200 पर मंथ, 300 पर मंथ, 400 पर मंथ, या 500 पर मंथ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, जो कि है 300 पर मंथ। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज, यानी कि फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है वो किस तरह की इनकम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। एग्जेम्पशनल इनकम कहलाती हैं, प्रिविलेज इनकम कहलाती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती हैं, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी इनकम अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि हमारे आउटसाइड इंडिया से में रिसीव हुई है या फिर एक्रू हुई है, तो वो किसके हैंड से वो टैक्सेबल मानी जाएगी। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी जो पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम है अगर वो इंडिया में लाई गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है exempted incomes are defined under section 15 of income tax act, 18 of income tax act, 10 of income tax act and 20 of income tax act। तो फ्रेंड्स अभी आपने एक क्वेश्चन किया है तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा।
इसका राइट आंसर है सी, जो कि है 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है इनकम एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर लिस्टेड अंडर। तो जो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट होती हैं वो किसके अंदर लिस्ट है? सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 38 या सेक्शन 80C। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, जो कि है सेक्शन 10। आज की हमारी इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज, यानी स्कॉलरशिप किस तरह की ग्रांट है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शली एग्जेम्प्टेड है या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जर्नल और इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अमाउंट from which the question is from which the business is started। यानी कि उस जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट से, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है? कैश, कैपिटल, असेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लगाई हुई राशि हमारी कैपिटल कहलाती है। कहते हैं ना कि हमने अपनी इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर उसमें सब डिवाइडेशन होता है उसका, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये सारे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी आपकी जज की जाती है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ल्यूकस पैसोली बॉर्न। यानी कि जो ल्यूकस पैसोली अकाउंटिंग के फादर हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, तो ये कहाँ पे बॉर्न या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इटली, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? इनके बारे में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इनका जन्म हुआ था इटली में, ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्काउंट गिविंग टू इंक्रीज सेल। यानी कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं तो उसके समय जो हमें डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ही होता है डिस्काउंट देना, और यहाँ पे एक जो कैश इंक्रीज करना सेल को, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द हम अपना पेमेंट ले लें कस्टमर से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एजम्पशन विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स। अब वो कौन सी एजम्पशन है या जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं? कैश डिस्काउंट, रिबेट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम अपनी बुक के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट गिविंग फॉर अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। अब वो कौन सा डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट देने के लिए, शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ बिजनेस एंड कैश डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द अमाउंट और गुड्स द ट्रेडर एक्सट्रैक्ट्स द पर्सनल यूज फॉर इन बिजनेस। अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है? द लोन, फाइनेंस, ड्राइंग्स या फिर कैश। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैश। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चूज विड्रॉल फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें निम्न में से ये चूज करना है कि विड्रॉल यानी कि आहरण कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग की, आपको पता होगा ड्राइंग वो एक्सपेंस होता है जो कि हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ये एक लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनमें से अगर हम बात करें घरेलू व्यय या फिर जीवन बीमा निगम, आयकर, इनमें से कोई भी हमारा
ड्राइंग का एग्जाम्पल नहीं है। घरेलू व्यय यानी कि घर में किए गए एक्सपेंस, इसमें ये नहीं आ रहा निकल के कि उसने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकाला है, ठीक है। और इनकम टैक्स और जीवन बीमा ये तो उसके बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विच इज यूज्ड बाय द मर्चेंट इज कॉल्ड। अब ऐसा आइटम जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? गुड्स, असेट्स, लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गुड्स जो है वो यूज किया जाता है मर्चेंट के द्वारा। जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके पर्पज से वो कोई भी सामान खरीदता है तो वो जिसका बिजनेस करता है वो सामान उसके लिए माल कहलाता है यानी कि गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत बेसिक थे। इसके बाद ही हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगभग 250 क्वेश्चंस हैं। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।